पिछले वाले क्लास में हम लोगों का जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो हम लोग शुरू कर चुके थे। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो हमारा चैप्टर है वो 5 भाग में बटा हुआ है ना। यहाँ पे हम लोग कल लिखे हुए भी थे अपने पूरी तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसमें हम लोगों को इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या था? पहला था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग अपना जो पिछले वाले क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर है उसको हम लोग शुरुआत भी किए थे, है ना। उसके बारे में कुछ समझे भी थे हम लोग, और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा जिसका नाम था रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसको हम लोग शुरू भी किए थे, है ना। और याद कीजिए रेशियो, अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो हमारा टॉपिक है वो हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और रेशियो और प्रपोर्शन में भी दो चीज है, पहला रेशियो और दूसरा प्रपोर्शन। तो हमारा जो टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन वो शुरू हो चुका है, ठीक ना। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पढ़ किसके रहे बारे में, पढ़ किसके बारे में रहे? नहीं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो था वो कौन सा था? रेशियो एंड प्रपोर्शन। और हम लोग उसको शुरुआत कर चुके थे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी दो चीज आपका है, पहला रेशियो है और दूसरा प्रपोर्शन है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल वो किसके बारे में है? रेशियो के बारे में, याद रखिएगा इस चीज को। तो रेशियो से रिलेटेड हम लोग 2 सवाल अपने पिछले वाले क्लास में सॉल्व कर चुके थे, है ना। और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 नंबर तक सवाल जो हमारा है ये सारा का सारा किसका है? रेशियो का है। और भी सवाल आएगा वो भी रेशियो का ही होगा। जब प्रपोर्शन में हम लोग जाएंगे तो हम पहले ही आपको बता देंगे कि ये प्रपोर्शन का सवाल है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का जो मेन टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। और रेशियो का 2 सवाल हम लोग पिछले वाले क्लास में बना भी चुके हैं, और यहाँ पे 7 सवाल और आज है। तो ये सारा का सारा किससे है? रेशियो से है। प्रपोर्शन से सवाल जब हमारा आएगा तो हम आपको बता देंगे कि यहाँ से हमारा प्रपोर्शन शुरू हो रहा है, इस प्रकार से हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा जो ये सबका सब सवाल है ये सबका सब किसका है? रेशियो का या प्रपोर्शन का? रेशियो का है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। 2 सवाल हम लोग पूरी तरीके से बना चुके हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पे ना बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार का सवाल यदि आपके पास आ जाए तो किस किस प्रकार से आप उसको हैंडल करेंगे, है ना। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। सबसे पहला देखा जाए, लिखा हुआ यहाँ पे इफ a is to b is equals to 5 is to 8 and b is to c is equals to 18 is to 25 find a is to c। इस प्रकार का सवाल जब आपके पास आए तो इसमें आप क्या करेंगे उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे बात किया जा रहा है कि a is to b जो है ना वो 5 is to 8 है और b is to c जो है वो 18 is to 25 है। तो इसको बनाना कैसे है वो देखिए, इसका सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे a is to b लिखा हुआ है तो हम लोग इसको a by b लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे b is to c है तो इसको हम लोग b by c लिख सकते हैं, है ना। अब इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये b से b हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। बच क्या गया आपके पास? a by c बच गया ना, a by c बच गया। कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। इतना तक में तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे a is to b लिखा हुआ था तो हमने इसको a by b लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे b is to c था तो इसको हमने b by c लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पिछले वाले क्लास में हम लोग बात किए हुए हैं। तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपका आ गया a by c, कोई डाउट नहीं अब इसमें। चलिए अब ना जो इसका जो जो वैल्यू था वो यहाँ पे पुट कीजिए। क्या था a का वैल्यू? 5 by 8। इसका वैल्यू बताइए? 5 by 8, है ना। और b by c का वैल्यू कितना होगा? हाँ, 18 is to 25 बराबर यहाँ पे हमारा a by c तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब आगे इसके बाद यहाँ पे देखिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे हम, यहाँ पे ना कुछ कट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 2 से करेगा 4 बार में और ये 2 से 9 बार में। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 9 into 1 तो 9, 5 into 4, हाँ कितना आ गया? 20। तो 9 by 20 इज इक्वल टू a by c। चलिए अब जरा के बाद बताइए हमको, यहाँ पे ध्यान से समझ के थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 by 20, यहाँ पे लिखा हुआ है a by c। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं?
9:20 इज इक्वल्स टू A:C। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही चीज तो आपको निकालना था। देखिए A:C निकालना था, तो A:C कितना आ गया? A:2C का वैल्यू कितना आ गया? 9:20। तो हमको यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो A का जो वैल्यू है ना वो 9 है और C का वैल्यू जो है वो 20 है। यही हो गया आपका आंसर। कोई समस्या इसमें? तो इस प्रकार का सवाल जब आएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे A:B लिखा हुआ था, B:C लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल A/C बचेगा, है ना। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको देखना है कि यदि कट रहा है तो उसको काटेंगे। जैसे यहाँ पे 5 से 5 बार में कट रहा था, काट दिए। ये 2 से 4 बार में और ये 2 से 9 बार में कट रहा था, तो हमने काट दिया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया हमारे पास 9/20, तो हमारे पास यहाँ तो A/C रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे 9:20 और A:C, यानी कि A:C का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 9:20। इस प्रकार का सवाल हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऐसा सवाल आपके बुक में भी मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं ना उसमें। चलिए, उसी प्रकार का सवाल हमारा सवाल नंबर 4 है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अलग है। वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आपको जो है ना अलग कुछ करना है। जैसे इसमें क्या अलग करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है A:B जो है ना 5:C है, सॉरी 6 है। देखिए ध्यान से, A:B जो है ना वो 5:6 के बराबर है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखिए तो हाँ, यदि यहाँ पे हमारा A:B है तो हम लोग इसको A/B लिख सकते हैं, और ये 5:C है तो इसको हम लोग 5/6 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें। आगे उसके बाद यहाँ पे B:C है तो हम लोग इसको B/C लिख सकते हैं, और यहाँ पे 8:9, हाँ 8:9 है तो हम लोग इसको 8/9 लिख सकते हैं ना। कोई समस्या है इसमें? अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, यही चीज आपको समझना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने लिखा A:B था तो आपने इसको A/B कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 5:6 था, इसको आपने 5/6 कर दिया। चलो ये बात समझ में आ रहा है। वही चीज आपने इसके साथ भी किया, बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो A का वैल्यू जो है ना वो 5 है ना। A का वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे B का वैल्यू 6 है, फिर यहाँ पे B का वैल्यू 8 है, लेकिन यहाँ पे C का वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे ना A का वैल्यू एक ही को दिख रहा है, C का वैल्यू एक ही को दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए B का वैल्यू आपको दो को नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? यहाँ पे A का वैल्यू तो 5, B का वैल्यू 6, फिर B का वैल्यू कितना? 8, फिर यहाँ पे C का वैल्यू 9। तो C का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू 1 है, लेकिन B का वैल्यू यहाँ पे दो को है। तो कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे अब करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं चाहिए B का, हमको 1 वैल्यू चाहिए। तो अब इसमें आपको करना क्या है ना वो ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना B का वैल्यू 6 है और यहाँ पे B का वैल्यू 8 है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो वैल्यू है ना B का वो सेम लाना है। क्या लाना है? सेम लाना है। तो यदि हम इसमें 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हम 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अब समझिएगा यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम केवल जो B का 2 अलग अलग वैल्यू है ना उसको हम सेम करना चाहते हैं बस। सेम कैसे होगा वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे यदि आप, चलो पहले ना आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन से हम यहाँ पे दूर रखना चाहेंगे। जैसे देखिए, यदि आप इस 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 जा 24 आएगा। उसके बाद इस 8 में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा जो B का वैल्यू है ना वो दोनों 24 है, यानी कि एक नंबर है ना। तो अब यहाँ पे आपको करना वही चीज था कि आपने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 8 में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे हमारा। अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हमको क्या करना है ना, हमको इस B का वैल्यू दोनों को सेम लाना है। तो सेम लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम आ जाए। और आप जिससे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ कीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें भी तो अब आप देखेंगे तो आपके पास अब जो है आ जाएगा, कितना आ जाएगा अब? 20/24 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें हमारा आ जाएगा 24/6।
27। कोई समस्या अब इसमें? बात समझ में आई है? तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे दोनों तरफ, और यहाँ पे हमने नीचे ऊपर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया है। रीजन हमारा सेम था। रीजन क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? ताकि हमारा बी का वैल्यू सेम आ जाए, बस, और कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि ए का वैल्यू हमारा 20 है, बी का वैल्यू 24 है, यहाँ भी बी का वैल्यू 24, तो दोनों सेम आ गया। अब यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है? 27 है। तो हम इसको अब डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू, बताइए ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू कितना? हाँ, कहाँ है 5 भाई? 5 तो दूर दूर नजर नहीं आ रहा है। ए का वैल्यू अब ये 5 नहीं रहा, अब ए का वैल्यू 20 बन गया, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए का वैल्यू अब कितना? 20। बी का वैल्यू कितना? 24। और सी का वैल्यू कितना? 27। यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना था आपको इसमें। ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालना था, तो आपने यहाँ पे निकाल दिया। ए इज टू बी इज टू सी का 20 इज टू 24 इज टू 27। बस, इसमें कोई डाउट? अब बात समझ में आया है? तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना इसमें आपको ये है कि a इज टू बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको a बाई बी लिख दो सबसे पहले, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू है उसको आप सामने में लिख दो, बस इतना ही पहले करो। उसके बाद यहाँ पे b इज टू सी है, b इज टू सी लिख दो, और उसका जो वैल्यू था 8 इज टू 9 उसको आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा था कि a का जो वैल्यू है ना वो एक ही है 5, लेकिन b का वैल्यू यहाँ पे 6 भी है और b का वैल्यू 8 भी है, जो कि अलग अलग लग रहा है। तो हमको यहाँ पे, लेकिन c का वैल्यू देखा जाए तो एक ही है ना। तो हमको यहाँ पे a से मतलब नहीं है, c से भी मतलब नहीं है, हमको मतलब यहाँ पे किससे है? b से, क्योंकि b हमको यहाँ पे दो अलग अलग नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, एक जैसा। तो सेम करने के लिए हमने क्या किया है, ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तभी हमारा b का वैल्यू इसमें भी 24 आ जाएगा और इसमें भी हमारा 24 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा b का एक कॉमन वैल्यू हो गया 24, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू अब हमारा ये 5 नहीं रहेगा, a का वैल्यू अब कितना बन जाएगा? 20। b का वैल्यू कितना बन जाएगा? अब ये 6 नहीं रहेगा, b का वैल्यू अब 24 बन जाएगा, और c का वैल्यू अब ये 9 नहीं रहेगा, c का वैल्यू अब 27 बन जाएगा। तो a इज टू b इज टू c यानी कि 20 इज टू 24 इज टू 27। देखिए a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 24 और c का वैल्यू 27। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, बस काम खत्म। कोई डाउट है इसमें? ऐसा ही आपको करना है। तो जब भी आपको यहाँ पे b का दो अलग अलग वैल्यू दिख जाए ना, तो इसको सेम करने के लिए आपको पहले ये सोचना है कि कौन से नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा b का वैल्यू सेम आ जाए। वही चीज आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, बाकी सब चीज सिंपल था इसमें। हो गया डाउट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है ना कि x इज टू वाई जो है वो 3 इज टू 2 है, ठीक है ना। तो फिर आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, कुछ नहीं करना है। जहां जहां आपका, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे x इज टू वाई है जिसका वैल्यू 3 इज टू 2 है, तो बताइए कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ? x का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे x इज टू वाई 3 इज टू 2 लिखा हुआ है, तो बताइए यहाँ पे x का वैल्यू कितना हुआ? अरे भाई 3 हुआ। यहाँ पे x इज टू वाई 3 इज टू 2 लिखा हुआ है, तो पहले x है तो पहला वाला किसका वैल्यू होगा? x का होगा। दूसरे बारे में y है तो दूसरा वाला वैल्यू किसका होगा? y का होगा। तो सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे x इज टू वाई 3 इज टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। हो गया क्लियर? चलिए, तो अब जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां y दिख रहा है, उसका वैल्यू केवल आपको पुट करते चले जाना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y, यही लिखा हुआ है ना। चलिए, तो जहां जहां आपको x का वैल्यू दिख रहा है वहां वहां 3 डालो, और जहां जहां y का वैल्यू दिख रहा है वहां पे 2 डालो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना? 3, प्लस था प्लस डाल दिया हमने, 3 इंटू y का वैल्यू कितना? 2, बस। और यहाँ पे बीच में h2 का साइन है, h2 का दे दीजिए। उसके बाद 3 इंटू x का वैल्यू कितना? 3, प्लस 5 इंटू y है, y का वैल्यू कितना? 2, बस इतना ही करना था इसमें। 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा
6 इज 2 आगे 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अब आपको दिख रहा है 6 6 12 12 इज 2, ये इज 2 का साइन, 12 इज 2 9 और 10 19, यानी कि 12 इज 2 19। तो ये जो 12 इज 2 19 हमारा वैल्यू आया है, ये 12 इज 2 19 किसका वैल्यू है? इसका, इस पूरे का। 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y, इस पूरे का वैल्यू जो है वो 12 इज टू 9 है। बस इतना ही करना था इसमें, और कोई डाउट नहीं इसमें। हो गया क्लियर? तो इसमें करना क्या था बेसिकली आपको इसमें जो है ना x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, और जहां जहां आपको इसमें x y दिख रहा है वहां पे पुट करते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। बस यही चीज इसमें करना था और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना? ऐसा ही प्रकार का सवाल हमारा ये भी है ना? चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है ना x इज टू वाई 6 इज टू 11 दिया हुआ है, ठीक है? तो बताइए यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा? 6। सिंपल, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 11, बस हो गया। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 8x माइनस 3y इज 2, कितना है? 3x प्लस 2y, यही चीज है ना इसमें। चलो तो जहां जहां x का वैल्यू दिख रहा है, चलिए पहले 8 इंटू एक्स, x का मतलब कितना? x का मतलब 6, वेरी गुड, माइनस 3 इंटू वाई है, y का वैल्यू कितना? 11, हो गया। इसको ब्रैकेट में रखिए, इस 2 का साइन था, इस 2 साइन दे दीजिए। 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 6 प्लस 2 इंटू वाई, वाई का मतलब 11। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए ध्यान से, 8 इंटू 6 कितना? 8 6 जा 48, फिर माइनस है यहाँ पे 3 इंटू 11 कितना? 33 इज 2। यहाँ पे देखिए 6 इंटू 3 कितना? 18, उसके बाद प्लस 11 इंटू 2 22, हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए 48 में 33 को माइनस करते हैं, कितना आएगा? 8 में 3 जाएगा 5, 4 में 3 जाएगा 1, 15 इज 2, इसको कर लेते हैं 15 इज टू 40, 15 इज टू 40। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? अच्छा चलिए एक चीज और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, हालांकि इतना भी सही है, ठीक है ना? इतना आपने ला दिया, इतना भी सही है, लेकिन इसको यदि आप और सॉल्व करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो क्या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं? जरा देखिए तो 15/40 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कटेगा हमारा 5 से कितने बार में? 3 बार में, 5 से 8 बार में, तो कितना आ गया? 3/8 आ गया। अब इसी 3/8 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 3:8, बस इसका ये आंसर हो गया। हालांकि यदि आप इतना भी यदि लिख के रख देते ना 15:40 तो भी सही था, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और सिंपल करना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से करके काट के 3:8 लिख सकते हैं। हो गया क्लियर? कोई समस्या इसमें? चलिए तो इस प्रकार से हमारा जो है 1 2 3 4 सवाल बन गया। सवाल नंबर 7 देखा जाए। सवाल नंबर 7 हमारा थोड़ा बहुत इसी प्रकार का है, बाकी सब चीज सेम है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ 4x प्लस 5 इज टू 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 13:17, इतना लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू प्लस दिया। तो अब जरा बताइए हमको यहाँ पे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा बताइए तो 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 11 लिख सकते हैं ऐसे? देखिए ध्यान से, ये भी दोनों हमारा क्या है? रेशियो में है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो रेशियो में रहता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हैं इस प्रकार से, है ना? अब ये बराबर किसके हैं? 13:17 के। तो क्या हम लोग इसको 13/17 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या मालूम है? क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताइए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे अब तो 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 5 को, बराबर फिर 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 3x प्लस 11 को करेंगे, यही करेंगे ना? चलिए 17 4 जा कितना होता है? 17 4 जा 68 होता है। हाँ 68x प्लस 17 5 जा कितना होता है? 17 5 जा 85 होता है, बराबर 13 3 जा 39 प्लस 13 को 11 से करेंगे, 13 को 11 से
143। तो 143 यहां तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहां पे आ जाइए थोड़ा सा। इतना करने के बाद अब हम लोगों को लाइक टर्म एक जगह लिखना होता है, अनलाइक टर्म एक जगह लिखना होता है। तो यहाँ पे जो x वाला है ना उसको इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो। कितना है 68x है, इसको इधर ही रहने दीजिए। ये 39x है, ये प्लस में भी है, इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -39x बराबर। ध्यान से समझिएगा। और ये 143 है, इसको इधर ही रहने दीजिए 143। और ये हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 85। हो गया। कोई समस्या यहां तक समझने में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 68 में 39 को माइनस कीजिए। चलिए कितना आएगा भाई? 5 में 3 जाएगा तो 2। सही है? हाँ सही है। 29x बराबर, इसको कर लेते हैं। 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? चलो 143 में 85 कर लेते हैं। 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। फिर 13 में 8 गया 5, 58। कहाँ पे? 68x माइनस 39x। कहां से? यहां से, यहां से देखिए ध्यान से। ये 68x है और ये 39x कहां से आ गया? ये वाला हमारा बराबर के इधर है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में बदल जाएगा ना, वही चीज है बस। हो गया। उसके बाद ये 143 तो उधर था ही, उधर ही रहेगा। और ये हमारा प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस वही चीज था उसमें, और कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे हमारा आ गया कितना? 58। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? चलिए अब x बराबर कितना हो जाएगा? 58/29 है ना। और 29 के टेबल में 58 कितने बार में आता है? 2 बार में, है ना। हाँ 2 बार में, तो एक ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया x का वैल्यू? 2। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था। अब ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया कंपैरिजन वाला। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज ग्रेटर 4:5 और 16:25। मतलब कि आपको इसमें ना 2 रेशियो दे दिया, एक रेशियो ये 4:5 और एक 16:25। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कि बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हालांकि हर एक सवाल इस प्रकार का नहीं कि जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, इस प्रकार का सवाल हर वक्त आपको बुक में मिलेगा। ठीक है ना, तो इसे बनाते चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4:5। तो क्या हम लोग इसको 4/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कितना है? और 16:25 है, तो क्या हम लोग इसको 16/25 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस केस में आप करना क्या होता है ना, आपको नीचे वाले दोनों का ना एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है, किसका? नीचे वाले का। तो 5 और 25 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 ही आएगा। 25 आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, यही चीज आपको समझना है। सबसे पहले जो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ था 4:5, उसको आपने 4/5 फ्रैक्शन में लिख दिया। उसी प्रकार से इसको भी आपने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया। उसके बाद आपको नीचे वाले दोनों का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 5 × 5 बराबर 25 आ जाएगा, है ना। अब 25 आपका एलसीएम आया है तो उसको भी फिलहाल 25 रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4/5 है, ठीक है ना। अब आपका एलसीएम कितना है बताइए? 25। यहां पे डिनोमिनेटर में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए? 5 से करना पड़ेगा, यानी कि नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया इस वाले के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 16/25। ठीक है ना। अब बताइए आपका एलसीएम कितना आया था? 25 आया था। तो इस 25 डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो इस 25 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए? 1 से।
तो नीचे यदि 1 से कीजिएगा तो ऊपर भी आपको 1 से ही करना पड़ेगा। तो अब कितना आ गया आपके पास 20/25 और 20/25 और ये 16/25। कोई डाउट इसमें? तो बताइए अब जरा ध्यान से देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, लेकिन न्यूमरेटर दोनों का अलग अलग है। तो बताइए ज्यादा बड़ा न्यूमरेटर किसका है? इसका है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि 20/25 जो है ना वो बड़ा है किससे? 16:25 से। कोई समस्या इसमें? यहाँ पे ना जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग किसको देखते हैं? न्यूमरेटर को, कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भूल नहीं जाओ। अब हमको ये देखना है न्यूमरेटर में कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 20 बड़ा है, तो इस केस में हमारा 20/25 बड़ा हो गया और 16/25 छोटा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब जरा एक बात बता दीजिए फिर से हमको कि ये जो 20/25 था ये किस रेशियो के लिए था? हाँ, 4:5 के लिए था। और ये वाला किसके लिए था? 16:, इसको मिटा दे अब, 16:25 के लिए था। तो यहाँ पे बस आपको ये वाला साइन लगा देना है, हो गया आपका आंसर। कोई समस्या इसमें नहीं ना? बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या ये उसी प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम लोग अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में करते थे? उसमें फ्रैक्शन में उसमें करते थे वो फ्रैक्शन में, इसमें करते थे रेशियो में, बस बाकी सब चीज सेम है ना। चलिए यही चीज हम लोग वहां पे भी करते थे। अब हमारे पास है सवाल नंबर 9, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज और, इसमें ना बेसिकली करना क्या, आपको 1 2 3 4 रेशियो दिया हुआ है, इन चारों को ना असेंडिंग में अरेंज करना है, ठीक है। तो बताइए क्या हम लोग फ्रैक्शन को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में करते थे कि नहीं? करते थे। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे रेशियो को करना है अरेंज, तो उसी प्रकार से करेंगे, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं है। चलिए कैसे करेंगे वो देखिए जरा ध्यान से इसको। ये आपके पास 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो और एक 4 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले ध्यान से देख लेते हैं कितना है। 5:6 है, तो क्या हम लोग इसको 5/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 7:10 है, तो क्या हम लोग इसको 7/10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपका 13:15 है, तो इसको हम लोग 13/15 लिख सकते हैं। एंड 23:30 है, तो हम लोग इसको 23/30 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चल अब यहाँ पे हम लोग फिर से अब क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। क्या? एलसीएम। तो कितना है? 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। देख लीजिए यही चीज है ना, इसका एलसीएम निकालिए। चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से करते हैं। 3 5 ये तो नहीं रहेगा और ये 15 बन जाएगा। अब तो 2 से नहीं होगा, अब 3 से करना पड़ेगा। तो 1 ये तो 5 ही रहेगा, ये 5 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। अब किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए कि एलसीएम कितना आया आपका? 2 × 3 × 5 कितना? 30। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है ना। अब एलसीएम आ गया आपका 30। अब उसको ध्यान से देखिए, यहां पे 5/6 था आपका पहला वाला। अब बताइए कि 5/6 है, इस डिनोमिनेटर में यानी कि 6 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि आपका जो एलसीएम आया है 30 उतना आ जाए? बताइए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, क्योंकि यदि हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए कितना आ गया, 5 5 25/30। तो नीचे आपका 30 यहाँ पे भी आ गया और एलसीएम भी आपका 30 आया था। तो मेरा मकसद यहाँ पे क्या है? मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि जो आपका एलसीएम आया है ना उतना ही हमारा आ जाए कहाँ पे? डिनोमिनेटर में आ जाए। पहला खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया पहला वाला कंप्लीट। उसके बाद है 7/10। बताइए 7/10 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपका? 10 है। तो इस 10 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 30 आ जाए? 3 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा हमको। कितना आ जाएगा? 21/30। तो 2 को हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 13/15। बताइए आप जरा ध्यान से
कि यहाँ पे 15 है डिनोमिनेटर में, तो 15 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एलसीएम 30 के जितना आ जाए। 2 से करेंगे, तो 2 से नीचे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 26/30, और एक लास्ट बच गया आपका 23/30। तो बताइए यहाँ पे 30 है और इस 30 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें यही वाला हमारा एलसीएम 30 आ जाए। 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 से करेंगे तो ऊपर भी 1 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 23/30। अब आपके पास 4 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको देखना क्या है, एक ये देखना है, एक ये देखना है, एक ये देखना है और एक ये देखना है, ठीक है ना। अब जरा देखिए एक चीज कॉमन है सब में, क्या कि सभी का डिनोमिनेटर सेम है 30 30 30 30। तो क्या हम 30 को देख के पता कर सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? नहीं, वो तो सब सेम है, 30 30 है सब। लेकिन अब हमको किसको देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर को, है ना। देखिए ध्यान से, इसका न्यूमरेटर है 25, इसका 21, इसका 26 और इसका 23। तो हमको किस में अरेंज करना था, असेंडिंग में। असेंडिंग में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे किसको, सबसे छोटा वाला, है ना। तो अब जरा इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कर लीजिएगा, चलो ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। अब सबका डिनोमिनेटर 30 है, तो 30 को भूल जाओ, हमको देखना किसको है, हम न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर यानी कि हमको असेंडिंग में करना है, तो हमको सबसे पहले कौन सा लिखना पड़ेगा, छोटा वाला लिखना पड़ेगा। तो बताइए 25, 21, 26 और 23 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 21। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, 21/30। उससे बड़ा कौन सा है, 23। कहाँ है 23 भाई, ये वाला 23/30। उससे बड़ा कौन है 25/30, और उससे बड़ा 26/30। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हो, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग करते हैं तो उस समय पे हम लोग साइन कौन सा डालते हैं, किधर से, हाँ ये वाला। इसका मतलब क्या बताता है हमको, ये बताता है कि ये वाला जो है ना इससे बड़ा है ना। उसी प्रकार से इसमें, उसी प्रकार से इसमें, हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें एक चीज और कर सकते हैं, क्या, जैसे देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे ना बताइए कि ये जो 21/30 है, 21/30 ये किस रेशियो के लिए था, कहाँ है 21/30, 21/30 ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे वाले रेशियो के लिए होगा। ये कौन सा रेशियो था भाई, 7/10, यानी कि 7:10, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके लिए 7:10, कोई डाउट नहीं। चलिए उसके बाद वैसा वाला साइन तो रहेगा ही। उसके बाद 23/30, कहाँ है 23/30, लास्ट वाला, यानी कि 23/30 वाला, यानी कि 23:30, है ना। तो 23 कितना, एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं, 23:30। उसके बाद कौन सा है 25/30, कहाँ है 25/30, ये तो पहला वाला ही है। तो ये किसके लिए है, 5/6, यानी कि 5:6। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5:6। और लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला है हमारा 26/30, यानी कि तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर में कौन सा था 13/5, यानी कि 13/5 नहीं, 13/15, यानी कि 13:15, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया, चलो इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 13:15। तो ये हो गया आपका रेशियोज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, यहाँ पे पूछा गया था असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग छोटा से बड़ा लिखते हैं, लेकिन यदि डिसेंडिंग पूछ देते तो पहले बड़ा लिख देते, ये सबसे बड़ा है इसको पहले लिख देते, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, है ना। असेंडिंग में छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा, ठीक है ना। तो असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, सारा तरीका सेम रहता है, बस डिसेंडिंग में करना क्या होता है, सबसे बड़े वाले को पहले लिखना होता है बस, और उसमें कुछ नहीं है। कोई डाउट है इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा जो है आज टोटल 7 सवाल सॉल्व हो गया, और पिछले वाले क्लास में हम लोग 2 सवाल सॉल्व किए थे। तो 7 का आज और 2 का कल, तो 7 2 9, तो टोटल सवाल हमारा 9 को सॉल्व हो चुका। और ये सारा का सारा सवाल किसका है, नहीं,
किसका, रेशियो का या प्रोपोर्शन का? रेशियो का है, प्रोपोर्शन अभी नहीं आया है, प्रोपोर्शन आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ये सबका सब हम लोग अभी रेशियो के अंदर ही बात कर रहे हैं। अगले वाले क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो भी रेशियो का ही होगा, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम का, है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो कि रेशियो से ही रिलेटेड होगा, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। और यहाँ पे आज आप सीख गए कि छोटा मोटा सवाल यदि अलग अलग तरीके का आ जाए तो किस प्रकार से उसको सवाल सॉल्व करना है, तो ये आप यहाँ पे सीख गए। और अगले वाले क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि रेशियो के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है हर चीज, है ना, बस उसको हम लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करके बनाना होता है ना। तो चलिए हम लोग अपने अगले वाले क्लास में वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, वो भी किससे, रेशियो से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।